आपको मिल जाएगी। चैप्टर 10 मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन अपकिरण के माप। इसमें आपके बच्चों क्या होता है कि डिस्पर्शन क्या चीज़ है, हम जो कैलकुलेशंस करते हैं उसमें क्या दिक्कत आती है कि हम एवरेज निकालते हैं और ये कहते हैं कि एवरेज जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और वो रिप्रेजेंटेटिव है, हम ऐसा कहते हैं। इसके लिए एक मैं छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ जो एवरेज की कमी को बताएगी और साथ ही ये भी बताएगी कि हमें एवरेज के अलावा भी कुछ कैलकुलेशन आनी चाहिए। एक बार एक नदी थी, ठीक है, और उस नदी में बहुत तेज बाढ़ आ गई। तो इस गांव में कुछ लोग रहते थे, ओके, उनको इधर पार करके जाना था। तो यहाँ पे जो लोग थे उसमें से क्या था, एक बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 9 पढ़ा हुआ बच्चा हुआ था। तो उस बाढ़ में से निकलना था, नदी क्रॉस करनी थी। तो उसने ये देखा कि पानी गहराई नाप लेता है, इंटेलिजेंट तो था ही, फर्स्ट ईयर का था। तो उसने पानी की गहराई को नाप लिया और उसने ये तय किया कि इस पानी की जो गहराई है वो एवरेज गहराई उसने निकाली कि 4 फीट है ना, यानी ये आपके इसकी एवरेज आपके पानी की गहराई है। और इधर जो लोग हैं उनकी भी एवरेज हाइट निकाली और वो थी आपके 5 फीट, ओके। तो उसने निष्कर्ष ये निकाल लिया कि यार ये तो ठीक है, पानी की गहराई 4 फीट है जो एवरेज है, जो गहराई है। और ठीक उसी तरीके से जो इधर खड़े हैं जिनको पार जाना है उनकी भी एवरेज हाइट जो है वो 5 फीट है। तो 1 फीट पानी से ऊपर रहेंगे तो आराम से निकल जाएंगे, नदी क्रॉस हो जाएगी ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। काम शुरू हुआ, सभी ने पढ़े लिखों की बात सारे ही सुनते हैं, कौन अवॉइड करता है। तो जैसे ही वो जाने लगे तो उसमें काफ़ी लोग डूब गए। अब प्रश्न उठा कि ऐसा कैसे हुआ, तू तो पढ़ा लिखा था, इतनी सारी बातें थी। अब उसने गलती क्या की थी, उसने एवरेज जो टूल है उसी को फॉलो किया। एवरेज कहता है कि ये जो है ना, ये हाइट है, तो इस एवरेज ये सेंटर पॉइंट देता है, क्लियर। और या ये सेंटर पॉइंट देगा कोई एक जगह पे, जैसे उसकी मान लो जितनी उसकी हाइट चलती जाएगी तो वो सेंटर पॉइंट दे दिया। लेकिन वो ये कभी नहीं बताता कि उसमें उससे छोटे लोग भी होते हैं और उससे बड़े लोग भी होते हैं, ये एवरेज नहीं बताता। तो उसकी गलती तो सामने आ गई। कुछ लोगों की हाइट 6 फीट की थी, 6.25 फीट की थी, ओके, 6 प्लस थी। और कुछ ऐसे थे जो 2.5 फीट 3 फीट के भी थे। एवरेज करा तो 5 फीट आ गया, गणित सेट थी। पानी भी ऐसे ही था, पानी कहीं 4 फीट गहरा था और कहीं 5 फीट गहरा भी होगा। तो ऐसा करने से एवरेज को जब बेस बनाया तो जितने भी छोटे थे वो सारे बह गए, क्योंकि उसने तो कह दिया कूदो, अपने चेकिंग करी हुई है। तो उसने गलती क्या करी, सबसे छोटी हाइट है ना और सबसे बड़ी हाइट, इन दोनों का तो उसने एस्टिमेशन ही नहीं किया। ये एक चीज, यानी रेंज, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये रेंज देखना जिसको हम बोलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स में एवरेज केवल एकमात्र आधार नहीं होता किसी भी चीज को चेक करने के लिए, आपको उसके साथ में सपोर्टिव कैलकुलेशंस भी होनी चाहिए। अब हम इसके फॉर्मूलों पे बात करते हैं, जो यहाँ से अपना मेन जो सीखने वाली चीजें वो यहाँ से शुरू हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कैलकुलेशन नंबर वन वो आपके है रेंज। इसका हिंदी नाम हो गया विस्तार और इसका फॉर्मूला आपके हो जाएगा E2 - E1।
E2 का मतलब आपके होता है सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट वैल्यू, और E1 का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। और विस्तार का मतलब क्या होता है? रेंज, है ना। अपने दुकान में जाते हैं, दुकान में जाते ही सबसे पहले पूछता है, दुकानदार अपने से पूछता है, भाई साहब आपकी रेंज क्या है? तो रेंज का मतलब हम उसको एक मिनिमम और एक मैक्सिमम बता देते हैं। ऑब्वियस है, यही बताएंगे। ऐसा है कि सर 500 से 800 के बीच में कोई चीज़ दिखा दो, यानी एवरेज नहीं कहा हमने, रेंज को फॉलो किया। ये वही रेंज है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो गैप है वो रेंज इसमें अपने को सीखना होता है। E2 यानी सबसे बड़ी संख्या। आप चाहें तो इसे और करके L लिख सकते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्या किताब में ये फॉर्मूला दिया हुआ है इसलिए मैंने ये लिखा है, आप इसको एज अ सिंबल ले लो, L और S है। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला लिखें, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, हिंदी में इसे बोलते हैं गुणांक। कॉफिशिएंट गुणांक, तो विस्तार का गुणांक बोल दो, विस्तार गुणांक बोल दो। कॉफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है। तो इसका फॉर्मूला लिखें, E2 माइनस E1 अपॉन E2 प्लस E1, ये इसका कॉफिशिएंट का फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? यानी कोई भी सवाल आए उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गैप लेना है और कॉफिशिएंट निकालते हैं तो उस गैप में उसकी जोड़ का ही भाग दे देना है। E2 माइनस E1 अपॉन E2 प्लस E1 हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है, सर कॉफिशिएंट क्या है? जब दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करना हो, व्हेन वी वांट टू कंपेयर, तब हमें उस चीज़ का कॉफिशिएंट निकालना होता है। इसको भी समझा देता हूँ ताकि आपके जीवन पर्यंत ये दिक्कत नहीं रहेगी कि कॉफिशिएंट है क्या। कॉफिशिएंट होता है कंपैरिजन के लिए एक टूल है ये। जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ कि एक बच्चा जो है उसके 70 नंबर आए, और एक स्टेटमेंट में तुरंत ही देता हूँ कि एक और बच्चा है जिसके 90 नंबर आए, बताओ कौन सा इंटेलिजेंट है? तो सीधा आंसर आपका होगा सर 90। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो ये पूछेगा, सर ये कितने में से है? क्योंकि जिसके 70 आए थे ना उसके 70 में से थे, और जिसके 90 आए थे ना वो 200 में से थे। अब बताओ कौन सा इंटेलिजेंट? इसका मतलब हमें धोखा हुआ किस बात से? क्योंकि जो संख्याएं दी थी वो कंपैरिजन के लिए सही नहीं थी। अब मैं इस प्रश्न को चेंज करता हूं, मैं कहता हूं कि एक बच्चा जो है उसके 90% थे और एक और बच्चा है जिसके आपके 95% थे, बताओ कौन सा इंटेलिजेंट? तो जैसे ही परसेंटेज शब्द लगा, अब वो कितने में से ही हो वो सही है, तो 95% वाला ही इंटेलिजेंट हो गया। आ रही है बात समझ में? तो कॉफिशिएंट क्या है? कंपेयरिंग टूल है, जैसे परसेंटेज। क्लियर? एक ही बेस पर दोनों को ले लेना, एक ही समान कैलकुलेशन। परसेंटेज क्या करता है पता है आप लोगों को? वैसे तो परसेंटेज कैलकुलेशन आपने 5th में सीखी थी। परसेंटेज किसी भी संख्या को 100 में बदल देता है, इन बिटवीन 100, 100 में ही तो बदलता है। आपकी भले आप कोई भी परीक्षा दे, आपकी कंपैरिजन में 10वीं के बच्चे से करवा दूं, बीकॉम के बच्चे का, तो भी परसेंटेज अगर लिखा हुआ है तो कंपैरिजन हो जाएगा, नंबर से नहीं होगा। ये तो अभी आपने एग्जाम्पल में देख ही लिया। तो इसलिए कॉफिशिएंट यही काम करता है, जो परसेंटेज होता है ना वैसे ही कॉफिशिएंट होता है। जिस जिस संख्याओं का कॉफिशिएंट निकालेंगे वो आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं, क्योंकि हर कॉफिशिएंट जो है वो अपनी ही संख्या के बेस से बना हुआ है। क्लियर? जैसे परसेंटेज निकाला, तो परसेंटेज निकाला तो 70/70 इंटू 100 किया तभी तो आया था, तो बेस क्या था? उसी के टोटल मार्क्स। उसी तरह से 90 के जो नंबर आए थे 200 में से, उसका बेस कौन था? उसी के बेस मार्क्स थे और परसेंटेज निकल गए। तो एक उसी के बेस को, इसीलिए देखो E2 प्लस E1 किया हुआ है। इसमें इंटू 100 कर दे तो ये भी परसेंटेज में बदल जाता है। आ रही बात समझ में? इंटू 100 कर दे तो ये भी परसेंटेज में बदल देगा, लेकिन अपने को इसमें है नहीं। इसलिए आप ये मानो कॉफिशिएंट का मतलब होता है तुलना करने के लिए जो टूल अपनाया जाता है वो है, इससे दो संख्याओं का आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए कॉफिशिएंट निकाला जाता है। क्लियर?
और ये परसेंटेज की तरह हो गया। नेक्स्ट, सेकंड फॉर्मूला, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। अब आप लोगों को ये Q3 और Q1 कैलकुलेट करना आता है? मैंने कहा चैप्टर नंबर 9 में जो चीज़ें सीखी वो 10 और 11 में वापस रिपीट होनी है। तो ये आपके हो गया। इसका भी कॉफिशिएंट लिखो, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, आप इसे रेंज भी कह सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं, QD लिख दो। तो इसका कॉफिशिएंट निकलेगा Q3 माइनस Q1 बट्टे Q3 प्लस Q1, सेम है ना। और इसमें एक फॉर्मूला और लिख दो, QD। Q मतलब क्वार्टाइल है, D फॉर डेविएशन है। पूरा नाम भी लिख देता हूं मैं यहाँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टाइल डेविएशन, QUARTILE, और डेविएशन DEVIATION। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इसका भी कॉफिशिएंट ये होता है और इसका भी कॉफिशिएंट ये ही होता है, सेम होता है, क्योंकि ये तीनों एक ही हैं। Q3 माइनस Q1 है सब में, है ना। ये तीन फॉर्मूले एक साथ लिख लो, क्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल रेंज दोनों ही आ गए। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, मीन डेविएशन। इसको माध्य विचलन कहते हैं। डेविएशन का मतलब विचलन होता है। तो इसका फॉर्मूला लिखें, मीन डेविएशन का जो निशान है वो इस तरीके से होता है, जैसे बना लोगे ऐसे। तो मीन डेविएशन x बार, मीन डेविएशन x बार, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा मॉड्यूलस में डी एक्स बार मॉड्यूलस बंद अपॉन n। ओके, ये आपके व्यक्तिगत श्रेणी हो गया। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। और यही फॉर्मूला आपके और एक बार कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके सिग्मा मॉड्यूलस में सिग्मा बाहर पहले f ले लेना, डी एक्स बार बस अपॉन सिग्मा f, ये आपके डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस दोनों सीरीज में होता है, यानी खंडित और अखंडित। ये तो हो गया खंडित और ये हो गया अखंडित। ये फॉर्मूला आपके लगता है। इसमें तीन हो गए ना फॉर्मूले, व्यक्तिगत श्रेणी का, खंडित श्रेणी का और अखंडित श्रेणी का। इंग्लिश में इसका नाम हो गया इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डी फॉर डेविएशन होता है, एक्स बार का मतलब एक्स बार ही होता है, तो इसमें एक्स बार निकालना है
और उसके बाद में आपको डी में से डेविएशन निकालना है, तो ये मैं आपको सिखा दूंगा, पर इसमें कैलकुलेशन मेन एक्स बार ही है खाली। और ये एक्स बार को एफ से गुणा कर देंगे, ये जो अंदर जो आएगा ना उसको एफ से गुणा करके रखेंगे तो ये आ जाएगा। ये हमने ये जो कैलकुलेशन हमने करी वो एक्स बार से की है, ठीक है। किससे की है? एक्स बार। ये एम से भी कैलकुलेट होता है और ये जेड से भी कैलकुलेट होता है। तो उसमें क्या होगा, जेड से जब कैलकुलेट होगा तो जहां पे एक्स बार लिखा हुआ है वहां पे हर जगह पे जेड हो जाएगा, और जब एम से कैलकुलेट होगा तो उसमें जहां जहां पे एक्स बार लिखा है वहां पे एम हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना, ये मीन डेविएशन है, ठीक है ना। डेविएशन का मतलब होता है गैप निकालना। मैंने जैसे अभी बताया ना कि संख्याओं का गैप देखते हैं, अभी जस्ट बताया कि भाई कौन पास है कौन दूर है, ये अपकिरण होता है। तो वो गैप कहाँ से देखना है, तो वो एक्स बार से देखना है या एम से देखना है या जेड से देखना है, तो तीन तरह के अलग अलग हो गए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आती है, कोई दिक्कत इसमें। मैं सिर्फ एक्स बार का ही फॉर्मूला लिखाऊंगा, एम और जेड का लिखने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है इसमें अगर एम है तो एम से हो जाएगा और जेड है तो जेड से हो जाएगा। क्लियर? फॉर्मूले समझ में आने जरूरी है, पूरा समझ में जब सवाल करेंगे तो और आ जाएंगे कि भाई ये कैसे अप्लाई होगा, वो अपने बाद में सीख लेंगे। नेक्स्ट, चौथा, फोर्थ पॉइंट लिखें मीन डेविएशन के बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ब्रैकेट में लिखो एस डी, और हिंदी नाम होता है इसका प्रमाप विचलन। स्टैंडर्ड मतलब प्रमाप होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस पे स्टार लगा लो। इस चैप्टर में पूरे में ये एक ही क्वेश्चन है जो मुख्य रूप से पूछा जाएगा, यानी इससे पहले जो लिखे वो पूछने की संभावनाएं कम है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखना है, इसका सिंबल होता है ये अधन, और इसमें व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला लिखना है, मीन आपके स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट बनाना है ऐसे, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? ये शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, इसी से करेंगे ज़्यादातर सवाल हम, है ना। तो इसी को मैंने बेस ले लिया है। उसके बाद में आपके ये व्यक्तिगत श्रेणी हो गया, आगे किसका लेंगे? खंडित बी पॉइंट लिखेंगे, खंडित व सतत श्रेणी। सतत यानी अखंडित श्रेणी, इंग्लिश में नाम भी लिख लो, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, वो भी इसी तरह से बनेगा, मतलब ज्यादा अंतर नहीं आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, ये ऐसे बनेगा अंडर रूट, इसमें अपने को लेना है
सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, एन का मतलब सिग्मा एफ ही होता है, माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ऊपर वाले में और इसमें कोई अंतर नहीं है। मीन डेविएशन में भी ऐसा ही था। जब आप कंटिन्यूअस सीरीज करते हो और आपके खंडित श्रेणी करते हो तो इनटू एफ हो जाता है बस, क्योंकि इन दोनों में एफ होता है। तो ऊपर वाले में और इसमें अंतर क्या आया खाली कि इसमें आपके एफ और जुड़ गया यहाँ पे बस। अच्छा, अगर हम इसमें स्टेप डेविएशन का फॉलोअप करते हैं यानी डी डैश एक्स निकालते हैं, वो हमने सीखा है कि डी एक्स से भी सवाल होता है और डी एक्स को और छोटा करना होता है तो डी डैश एक्स कर लेते हैं। तो यदि डी डैश एक्स भी लेते हैं तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना होता है, यहाँ पे इसी फॉर्मूले में यहाँ पे डैश लग जाएगा, यहाँ पे डैश लग जाएगा, ठीक, और इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरवल हो जाएगा। यानी जो कैलकुलेशन आएगी उसको इनटू आई इंटरवल से गुणा कर देना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डी डैश एक्स कैसे निकलता है, इंटरवल को भाग देने से बनता है। तो जब उसको उस समय हमने संख्या को छोटा कर दिया, तो जब आंसर आएगा ना तो उसको वापस हम उसको किससे गुणा कर देंगे, उसी इंटरवल से, तो उसको सही जगह पे ले आएंगे। यानी अगर आपके संख्याएं 100, 200, 300, 400 थी, हमने उसमें भाग दे दिया कितने का, 100 का, तो वो क्या बन गई, 1, 2, 3, 4 बन गई। तो आंसर जो आएगा वो 1, 2, 3, 4 के आधार पर आएगा। पर फिर जो मान लो वो आंसर आया 2.5, तो हमें उस 2.5 को वापस 100 से गुणा कर देंगे तो वो बनेगा 250। आ रही है बात समझ में? तो इससे क्या हुआ कि डी डैश एक्स संख्याओं को छोटा करता है इंटरवल से डिवाइड करके। तो आंसर पूरा छोटी संख्याएं करके हमने आंसर निकाल लिया, लास्ट में वापस उसको बड़ा बना दो, क्योंकि हमने डिवाइड करा था छोटा करने के लिए, तो बड़ा करने के लिए वापस मल्टीप्लाई विद आई कर दो। तो इसी फॉर्मूले में देखो मैंने रेड पेन से मार्क कर दिया कि अगर इंटरवल लेते हैं तो यहाँ पे डी डैश लग जाएगा और बाहर की तरफ जब फाइनल आंसर है उसमें इनटू आई कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, इसी का ही एक और पार्ट है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट को अब मैं CO लिख रहा हूं, कॉफिशिएंट ऑफ SD, यानी कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, ये इतना ही फॉर्मूला है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। और एक और फॉर्मूला लिखिए कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, सेम है ना, इनटू 100 और होगा, ये कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। बस इस चैप्टर में इतना ही है। चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें यही सारे फॉर्मूले आपके आएंगे जो आज हमने लिखे हैं। यहाँ से एक बार आप वापस देख लें क्या क्या कितने लिखे। पहला रेंज E2 - E1, उसके बाद में क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल रेंज नाम से पता है, Q3 - Q1, बड़े में से छोटा घटाना है। तीसरा मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का फॉर्मूला, मीन डेविएशन का निशान याद रखना है। वैसे है क्या, dx बार है अपॉन n, क्या बोलते हैं इसको, अपॉन। और ये जो दो लाइनें बनी हुई है ये मॉड्यूलस कहलाता है, ये पहले भी पता है, आपको पता है। इसका मतलब होता है इग्नोरिंग साइन, यानी जो भी अंतर आएगा उसको पॉजिटिव लेना है। और अगर इसमें ये सीरीज हो, कौन सी, खंडित और अखंडित हो, तो उसमें f से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रहता है ना, सवाल करेंगे तो और याद हो जाएगा एक बार के लिए। उसके बाद में आपके आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने कहा इस चैप्टर में अपने सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, बाकी सारे का कोई सवाल पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, ये ही पूछा जाता है। बड़े सवाल में यदि आएगा तो ये आएगा इस यूनिट से, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में आपको मैंने जो लिखाए हैं वो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लिखाया है, ठीक है ना। लॉन्ग कट का जो होता है उसमें x बार से ले लेता है। हमारी ये सबसे आसान तरीका है और इससे पूरे सवाल हो जाएंगे, इसलिए अपने उसी को फॉलो करेंगे। वैसे किताब में एक ही चीज़ के 4-4 फॉर्मूले दे रखे हैं, तो अपने मैंने जो लिखा है उसको आप फॉलोअप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
उसके बाद में इसमें भी आपके फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अंडर रूट में लिखना है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। क्या है बोलना, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसमें एफ नहीं था क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। खंडित और अखंडित श्रेणी जिसको हम सतत श्रेणी भी बोलते हैं, इसमें एफ होता है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में एफ और जोड़ दिया खाली, यानी सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। यानी एक बार स्क्वायर लगाना है और एक बार होल स्क्वायर करना है। दूसरा मैंने कहा कि यदि डैश हो यानी इंटरवल से भाग दिया हुआ हो, डी डैश एक्स निकाला हुआ हो, तो बाहर इंटरवल से मल्टीप्लाई और कर दिया जाएगा। उसके बाद में हमने फॉर्मूला लिखा कॉफिशिएंट ऑफ एस डी, तो उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, आता है अपने को कैलकुलेट करना। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। बस ये इतना ही है। कल अपने इनके सारे सवाल करेंगे, आप अच्छे से इसको याद करके आएंगे फॉर्मूले, और पीछे वाले चैप्टर के क्वेश्चन आज घर बैठ के आराम से करेंगे, ठीक है। और अगर आगे इसमें देखेंगे। समाप्त करते हैं आज की क्लास।